Hello everyone, I am Amit Singh, Faculty Mathematics, and this is the third lecture of real numbers. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्लास. ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 1.2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का. ठीक है, तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है. सबसे पहला चीज़ है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो ये क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ primes and this prime factorization is unique except for the order in which the prime factors occur. Okay, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है और ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है. अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे 96 है, 96 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो आ रहा है 2⁵ मल्टीप्लाई 3. अब 3 को आगे लिख दें और इसे पीछे लिख दें, उस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है. लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा. कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा और बोलेगा इसमें हम 7 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ एक पावर कम. ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. कोई किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है. कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4. ओके, तो ये है. अब जैसे 32,760 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो ये आया 2⁵ मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13. अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन किसी का नहीं आ सकता है यदि उसने गलती नहीं किया है तो यूनिक होता है. यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है. ठीक है, अब इसको आगे और इसको पीछे कहीं पे लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में एक और है इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या है वो, यहाँ 2 नहीं होगा. For any two positive integers a and b, for any two positive integers a and b, product of LCM and HCF is equal to the product of numbers. मतलब कि सपोज करिए कि 2 नंबर्स गिवन है तो उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होगा. ठीक है, 2 नंबर हमारे पास गिवन है, 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों के प्रोडक्ट के हमेशा इक्वल होता है. ठीक है, मतलब कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. और ये जो फॉर्मूला है ये 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, 3 नंबर वाले के लिए अलग फॉर्मूला है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, consider the number 4n, check whether there is any value of n for which 4n ends with digit 0. मतलब कि n एक नेचुरल नंबर है तो बोल रहा है कि क्या किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए 4 जो है वो 4n जो है वो 0 से एंड करेगा, मतलब उसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा. क्या ऐसा हो सकता है, चेक करते हैं. तो देखिए कोई भी नंबर, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 1 का सॉल्यूशन. कोई भी नंबर यदि 0 से एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर रहता है. जैसे 80 है, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, उसमें 5 आएगा, 2⁴ मल्टीप्लाई 5. ठीक है, तो कोई भी नंबर यदि 0 से एंड कर रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जरूर रहेगा. ठीक है, तो हम 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करते हैं कि इसमें 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे for 4n to end with 0 it must its prime factor must have 5. मतलब कि its prime factorization must consist of 5. तो ऐसा एक लाइन हम इंग्लिश में लिख लेंगे. लेकिन हमारा मेन काम क्या है, अब हम चेक करते हैं 4n डिजिट 0 से एंड करेगा कि नहीं. तो हमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 4 का होता है 2 का स्क्वायर और ये हो गया n, मतलब ये कितना हो गया 2⁵2n. तो यहाँ तो 5 है ही नहीं. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया तो यहाँ पर तो बस 2 ही आ रहा है. ठीक है, देयर इज नो 5. तो हम क्या लिखेंगे, इट विल सिंस इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ 5, सो इतना लिखने के बाद लिखेंगे सो इट विल नेवर
एंड विद डिजिट 0। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्या 4 टू द पावर n 6 टू द पावर n डिजिट 0 के साथ एंड होगा, तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, देख लेंगे वहाँ पे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ 5 नहीं आया तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता है, 5 आता तो फिर अलग कहानी था, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब सपोज करिए इसी क्वेश्चन में 4 टू द पावर n की जगह बोलता कि 6 टू द पावर n है, 4 टू द पावर n की जगह बस चेंज कर देता, बोलता कि कितना है 6 टू द पावर n है। क्या 6 टू द पावर n के किसी वैल्यू के लिए 0 से एंड करेगा, तो हम फिर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 टू द पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 3 टू द होल पावर n। ये कितना हो जाएगा फिर 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर n। फिर वही बात यहाँ पर फिर प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, 5 तो दिख नहीं रहा है, 5 इसका प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन में है ही नहीं। सो इट विल नेवर, क्या लिखेंगे हम, सो 6 टू द पावर n विल नेवर एंड विद डिजिट 0। ये भी 0 के साथ कभी भी एंड नहीं करेगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। नेचुरल नहीं है तो फिर मामला अलग हो जाएगा, रियल हो गया तो फिर अलग बात है, ठीक है। नेचुरल के लिए 0 से कभी एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। इसमें हमने एक और एग्जांपल करके देख लिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। हमें 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देंगे और 20 का भी लिख देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम यही काम करेंगे। तो हम लिखेंगे 6 का क्या होता है 2 × 3 और 20 का क्या होता है 2² × 5। तो अब हम पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया, अब पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ में सबसे छोटा पावर देखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 का पावर 1 है या 2 का पावर 2 है, तो जो सबसे छोटा पावर है हम वही लेंगे। तो क्या लेंगे 2 का पावर 1, मतलब कुछ नहीं लिखा तो 1 है पावर। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, मतलब यहाँ पे 3 का पावर 0 है, तो हम 3 को लेंगे ही नहीं। यहाँ पे 3 नहीं है, दोनों में रहेगा तो सबसे छोटा पावर लेंगे, और एक में है एक में नहीं है तो लेंगे ही नहीं। 5 यहाँ पे लेकिन यहाँ है ही नहीं तो इसको लेंगे ही नहीं। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया बस 2, और तो कुछ नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 2। उसके बाद एलसीएम, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हमेशा सबसे छोटा छोटा पावर लेते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं हम हमेशा सबसे बड़ा पावर लेंगे। तो सबसे पहले 2 का सबसे बड़ा पावर दोनों में से क्या है 2, तो ये ले लेंगे 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे है पावर 1, तो 3 ले लेंगे। और 5 का भी सबसे बड़ा पावर 1 ही है, तो 5 एक बार ले लिया। कितना आ जाएगा 2 2 = 4, 3 = 12, 5 = 60। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया 6 और 20 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि बोलता है कि वेरीफाई करिए कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 60 × 2 120, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 20 × 6 120। वेरीफाई हो गया। तो ऐसा वेरिफिकेशन बोलेगा तो हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखेंगे कितना आया है, और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों सेम आएगा, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। चलिए फाइंड करते हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर क्या क्या है 96, एचसीएफ फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3, और 404 है। तो इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो आएगा 2² मल्टीप्लाई 101, इतना आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या होता है सबसे छोटा छोटा पावर, तो यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 5 है, तो हम 2 का पावर 2 लेंगे। बाकी 3 यहाँ पे है, यहाँ है ही नहीं तो लेंगे नहीं। 101 यहाँ पे है, यहाँ है ही नहीं तो लेंगे नहीं। तो कितना आ गया हमारा एचसीएफ 4 आ गया। अब बोल रहे हैं हेंस फाइंड इट्स एलसीएम। तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे, नाउ HCF मल्टीप्लाई LCM
इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या क्या है 96 और 404, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HCF कितना हमारा आया 4 मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404। इस 4 से हम 96 को कट कर देंगे, कितनी बार में कट हो रहा है 24, देयरफॉर हमारा LCM कितना आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 404, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120। तो 672 और 120 का LCM और HCF दोनों फाइंड करना है, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद है 72 का कितना होता है 662, तो 2 3 बार में आएगा, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, तो 72 का ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद है हमारे पास कितना 120, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। चलिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत बचपन से ही आप लोग करते आ रहे थे, वो तो हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया सबका। अब HCF में सबसे छोटा छोटा पावर, ठीक है, तो पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF क्या हो जाएगा 2 का सबसे छोटा पावर है 1, तो लिखेंगे 2। 3 का सबसे छोटा पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 है, तो 1 सबसे छोटा पावर, तो लिखेंगे 3। 5 तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो 5 को लिखेंगे नहीं, तो हमारा HCF कितना आ गया 6। LCM कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ तो 3 नंबर है, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं होगा यहाँ पे, तो LCM कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़े बड़े पावर्स ले लेंगे। तो सबसे बड़ा पावर 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है, इन तीनों में 2 का सबसे बड़ा पावर है 3, तो लिखेंगे 3। 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है 2, वो भी लिख लेंगे, और 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 और 72 5 जा 360, ठीक है। तो ये हमारा LCM आ गया, ये हमारा HCF आ गया, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, HCF के लिए सबसे छोटा छोटा पावर, और यदि दोनों में नहीं है तो लेंगे ही नहीं, LCM में सबसे बड़ा बड़ा पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द नंबर 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो 140, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 140 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितना होता है 70 इंटू 2 140 होता है 35, 35 7 5 2 का पावर 2, मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, ओके। तो एक लाइन में इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM और HCF हमें फाइंड करना है 26 और 91 का, और वेरीफाई भी करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, पहले तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं 26 और 91। तो 26 का क्या होता है 2 इंटू 13, और 91 का क्या होता है 7 इंटू 13। तो इनका LCM और HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले HCF कितना हो जाएगा, सबसे छोटा पावर, तो 2 का तो है नहीं, यहाँ 2 नहीं है और यहाँ 7 नहीं, तो 2 और 7 तो लेंगे नहीं, 13 इन दोनों का HCF हो गया। और LCM क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 7, सब 2 का सबसे बड़ा पावर, 7 का सबसे बड़ा पावर, 13 का सबसे बड़ा पावर, सबका पावर 1 1 ही है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। अब उसके बाद हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM।
इक्वल टू कितना होगा ये 13 और मल्टीप्लाई 182 आया है। एलसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ नाउ लिख देंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 182 में 13 से मल्टीप्लाई करना है, वन 82 तो 662, तो ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 2366, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है 26 मल्टीप्लाई 91, ठीक है। इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, तो हम लिख देंगे हेंस दिस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वेरीफाइड, बात खत्म, ठीक है। चलो ओके, तो दो और क्वेश्चंस हैं, इन दो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स, मतलब ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों, एक्सप्लेन करिए। तो हमने क्या सीखा है, कंपोजिट नंबर्स के तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो वही हम यहाँ शो कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। ये कितना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कितना है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो इसमें दोनों में 13 कॉमन है, हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, मतलब कि 77 प्लस यहाँ तो बच जाएगा 1, कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 78, कितना आ गया। अब इसके तो फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है, 1 से डिवाइड होगा ही, 13 है, 78 है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली इट हैज़ फैक्टर्स 1, 13, 78 एंड सम अदर्स, कुछ और भी आएंगे ना, 78 को फिर ब्रेक करेंगे तो कुछ और भी आएंगे, सम अदर्स दैट इज मोर देन 2 factors, so it is a composite number। तो क्लियरली इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक कंपोजिट नंबर होगा, इसमें आप कोई डाउट नहीं है। और यहाँ भी वही सेम काम करना है, 5 कॉमन ले लेंगे, फिर ऐड वाइड करके 5 मल्टीप्लाई समथिंग आएगा, तो 1 5 जो मल्टीप्लाई करके आए वो, और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स होंगे, तो ये भी क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। सेम यही काम करना है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, रीड कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स, मतलब कि अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगता है 1 राउंड कंप्लीट करने में, और रवि को 12 मिनट्स लगता है 1 राउंड कंप्लीट करने में। अब दोनों ने एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में जाना, मूव करना स्टार्ट किया, चक्कर लगाना, जिधर रवि गया है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सोनिया भी गई है। तो एक को लगता है 18 मिनट और एक को लगता है 12 मिनट। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन, मतलब कितने टाइम के बाद दोनों फिर से मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, मतलब दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो 18, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करने जा रहे हैं 18 और 12 का, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 12 का। तो 18 का कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, और 12 का क्या होता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पावर ले लेते हैं, 2 का सबसे बड़ा पावर 2 है और 3 का भी सबसे बड़ा वाला पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई 9, मतलब कि आंसर आ जाएगा हमारा 36। एलसीएम आ गया 36, देयरफॉर दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही फिर से दोबारा कब मिलेंगे, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर
आफ्टर 36 मिनट्स। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे, मैंने पहले भी कहा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा वो एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तो कोई कमी नहीं है, तो बहुत सारे कराऊंगा। लेकिन पहले एनसीईआरटी सीखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो आगे हम कहाँ से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।